हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आज हम एडब्ल्यूएस की छोटी सी लैब करेंगे जिसके अंदर हम स्टोरेज को डिस्कस करेंगे। बेसिकली हमने पढ़ा था रिसेंट प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर भी, मैंने आपको डिटेल में बताया था स्टोरेज सेक्शन के अंदर कि हमारे पास तीन तरह की स्टोरेज होती है एडब्ल्यूएस के अंदर। ठीक है। फर्स्ट वन हमारे पास होती है जिसको हम बोलते हैं ब्लॉक लेवल स्टोरेज। ब्लॉक लेवल स्टोरेज होती है हमारे पास। And the second one that we have is the object level storage. And the third type of storage is called file storage. ठीक है। और जो फाइल स्टोरेज होती है इसको हम शेयर्ड फाइल स्टोरेज भी बोलते हैं। शेयर्ड फाइल स्टोरेज भी इसको हम बोलते हैं। क्यों बोलते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। डिफरेंस आई होप आपको पता होगा। ब्लॉक लेवल स्टोरेज क्या होती है, जिसके अंदर हम इलास्टिक ब्लॉक स्टोर को पढ़ते हैं। ईपीएस वॉल्यूम इसके अंदर होता है। और इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम, दो तरह की स्टोरेज ब्लॉक लेवल स्टोरेज के अंदर होती है। एक होता है एबीएस वॉल्यूम और एक होता है इंस्टेंट स्टोर वॉल्यूम। और इसको हमने डिटेल में पढ़ा कि इनके अंदर क्या डिफरेंस होता है। ईपीएस जो होता है परमानेंट डाटा को स्टोर करता है, बट जो इंस्टेंस स्टोर होता है इसके अंदर डाटा को टेम्परेरी स्टोर करवा सकते हैं। लाइक जिस तरह हम अपने लैपटॉप के साथ हार्ड ड्राइव अटैच करते हैं, इसी तरह जब हम कोई वर्चुअल मशीन बनाते हैं क्लाउड के ऊपर, कोई वीएम बनाते हैं, तो उनके साथ हम ब्लॉक लेवल स्टोरेज अटैच करते हैं एज अ हार्ड ड्राइव। ठीक है। और फिर हमारे पास सेकंड में आता है ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज। तो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज के अंदर हमारे पास डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। एस3 आ जाता है, ग्लेशियर आ जाता है हमारे पास। और इसकी डिफरेंट टाइप्स आ जाती हैं, स्टैंडर्ड, इनफ्रीक्वेंट। अभी हम उसको डिस्कस नहीं कर रहे। तो ऑब्जेक्ट लेवल स्टोरेज के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ते हैं। फिर हमारे पास जो थर्ड स्टोरेज आती है और जिसकी आज हम लैब भी परफॉर्म करेंगे, उसका नाम है फाइल स्टोरेज, शेयर्ड फाइल स्टोरेज। ठीक है। जो शेयर्ड फाइल स्टोरेज होती है इसके अंदर भी दो कैटेगरीज आती हैं। लाइक इसके अंदर आ जाता है एक ईएफएस आता है और एक आता है एफएसएक्स। ईएफएस और एफएसएक्स के अंदर डिफरेंस ये होता है कि जो ईएफएस स्टोरेज होती है इसको हम यूज करते हैं फॉर लिनक्स सर्वर्स। और जो हमारे पास एफएसएक्स स्टोरेज होती है इसको हम यूज करते हैं फॉर विंडो सर्वर्स। अब इसका कहाँ पे यूज किया जाता है? इसका अब हम यूज करते हैं कि अगर हमारे पास मल्टीपल वीएम्स हैं, मल्टीपल सर्वर चल रहे हैं हमारे पास क्लाउड के अंदर, और हमने उनके दरमियान एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज बनानी है ताकि तमाम सर्वर एक ही स्टोरेज के ऊपर रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें, डाटा को स्टोर कर सकें, एक्सेस कर सकें। तो उसके लिए फिर हम फाइल स्टोरेज का यूज करते हैं, इलास्टिक फाइल स्टोरेज। ठीक है। जिसके अंदर ईएफएस आता है एंड एफएसएक्स आता है। तो अगर तो हम लिनक्स सर्वर के लिए कोई शेयर्ड फाइल स्टोरेज बना रहे हैं तो वहां पे हम ईएफएस का यूज करेंगे, और अगर हम विंडो के लिए बना रहे हैं तो उसके लिए हम एफएसएक्स का यूज करेंगे। बट आज की लैब के अंदर हम परफॉर्म कर रहे हैं ईएफएस को यूज करेंगे। और ये देखेंगे हम किस तरह इसको यूज कर सकते हैं। तो सिनेरियो हमारा क्या होगा? सिनेरियो हमारा कुछ इस तरह का होगा कि सबसे पहले ये प्री रेक्विजिट है, ये पहले से चीजें, ये इंफ्रास्ट्रक्चर मैंने पहले से बनाया हुआ है, तो ये आपने पहले से आपको पता होना चाहिए। हाउ टू मेक अ वीपीसी, हाउ टू मेक सबनेट, एंड हाउ टू मेक इट पब्लिक। राउटिंग किस तरह करते हैं, इंटरनेट गेटवे किस तरह अटैच करते हैं। अगर आपको ये नहीं पता कि वीपीसी किस तरह क्रिएट करते हैं, आप जो मेरा वीपीसी वाला सेक्शन है वहां पे जाके वीडियोस को देखें, आपको आइडिया हो जाएगा। बट आई होप कि मोस्टली स्टूडेंट्स को पता होगा। तो सबसे पहले मैंने एक लैब वीपीसी के नाम से एक वीपीसी बना लिया, एक क्रिएट कर लिया, और उसको मैंने एक सीआईडी दे दिया 10.0.16। उसके बाद उस वीपीसी के अंदर मैंने दो सबनेट क्रिएट किए। एक को नाम दिया लैब सबनेट वन, दूसरे को मैंने नाम दिया लैब सबनेट टू। और उनका सीआईडी भी मैंने उसके आगे आपको मेंशन कर दिया। अगर आप बनाना चाहें तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं। जो मैंने लैब सबनेट वन बनाया है उसको मैंने बनाया है यूएस ईस्ट वन ए के अंदर, एक अवेलेबिलिटी जोन के अंदर। और जो लैब सबनेट टू है उसको मैंने अलग अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाया है जिसका नाम है यूएस ईस्ट वन एफ। ठीक है। जब आप सबनेट क्रिएट करते हैं तो आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं कि आप इसको किस अवेलेबिलिटी जोन के अंदर बनाना चाहते हैं। इट्स अप टू यू। आप इन दोनों को सेम के अंदर भी बना सकते हैं, डिफरेंट के अंदर भी बना सकते हैं सबनेट्स को। उसके बाद यहाँ तक तो मेरा पहले से क्रिएट होगा। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं दो EC2 क्रिएट करूंगा। एक EC2 मैं क्रिएट करूंगा इस सबनेट के अंदर, यूएस ईस्ट वन के अंदर, लैब सबनेट वन के अंदर।
और दूसरा EC2 मैं क्रिएट करूंगा, सेकंड EC2 लैब सबनेट 2 के अंदर, जो US ईस्ट 1F अवेलेबिलिटी जोन के अंदर मेरा सबनेट बना हुआ है, उसके अंदर दूसरा VPC मैं क्रिएट करूंगा, सॉरी दूसरा EC2 क्रिएट करूंगा। फिर मैं क्या करूंगा, इन दोनों EC2 के दरमियान एक शेयर्ड फाइल स्टोरेज क्रिएट करूंगा EFS के नाम से। ठीक है। और फिर हम ये देखेंगे कि एट अ सेम टाइम किस तरह से दो सर्वर्स, दो EC2 या मल्टीपल VMs आपके यहाँ हो सकती हैं, मल्टीपल VMs किस तरह एट अ सेम टाइम एक ही स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। तो मेक श्योर करना है कि दोनों सबनेट आपके पब्लिक होने चाहिए। ठीक है, मैं इसको लाइक इनके जो राउटिंग टेबल है उनके अंदर मैंने इंटरनेट गेटवे की एंट्री डाल दी है। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले जो मैं फर्स्ट टास्क क्रिएट करूंगा वो आपने ये करना है कि सबसे पहले हम जाएंगे EC2 के ऊपर। और यहाँ पे आपने एक सिक्योरिटी ग्रुप बना लेना है सबसे पहले, जो हम बाद में यूज करेंगे उसको मल्टीपल जगह के ऊपर। तो यहाँ पे देखें क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, और इस सिक्योरिटी ग्रुप का नाम दूंगा माई EFS SG। ठीक है, कुछ भी नेम दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी आप सेम ही यूज कर सकते हैं, अलग भी दे सकते हैं। अब ये सिक्योरिटी ग्रुप कहाँ बनेगा, तो मेक श्योर करना है जहाँ पे आपका VPC है आपने वहीं पे इसको बनाना है। तो मैं, क्योंकि मेरे पास दो VPC बने हुए हैं, एक डिफॉल्ट VPC के नाम से और एक लैब VPC के नाम से, जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया लैब VPC। तो मैं सिक्योरिटी ग्रुप की इसी के अंदर ही बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि जब मैं कल को कोई मशीन बनाऊंगा तो मैं लैब VPC के अंदर बनाऊंगा ना, तो लैब VPC वाले ही सिक्योरिटी ग्रुप मुझे नजर आएंगे बाद में। उसके बाद आपने यहाँ पे इनबाउंड रूल ऐड करना है, जहाँ पे हम सिर्फ दो रूल ऐड करेंगे। एक HTTP कस्टम के अंदर एनीवेयर IPv4, एंड द सेकंड वन इज NFS। क्योंकि हम EFS यूज कर रहे हैं, तो EFS जो एक फाइल सिस्टम होता है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं थ्रू दिस प्रोटोकॉल NFS। ठीक है। तो आपने इसको यहाँ पे इनेबल करना है इनबाउंड रूल के अंदर, एंड एनीवेयर के अंदर अब यहाँ पे 0 कर दें, एनीवेयर IPv4 कर दें, कस्टम के अंदर आप उन सर्वर्स के नाम लिख दें जो इसको एक्सेस कर सकते हैं, उनके IPs डालते हैं। इट्स अप टू यू। बस आउटबाउंड को वी विल नॉट चेंज इट, एंड click on the create security group, and our security group has been created. Now we will go to EFS section, and we will create here an elastic file system. Create file system। तो आपने यहाँ मेक श्योर करना है, आपने यहाँ पे क्रिएट नहीं करना, आपने कस्टमाइज पे क्लिक करना है ताकि हम तमाम कॉन्फ़िगरेशन खुद से कर सकें। माई EFS नेम दे दें इसको। नाउ वी हैव टू ऑप्शंस फाइल सिस्टम टाइप, one is the regional and the other is one zone. It's mean if I select regional, my data will replicate in other availability zones. Okay. But if I select one zone, then there is no high availability and my data will not replicate to the other availability zone. Instead, it will remain within the same availability zone. Okay. So दो ऑप्शन है आपके पास, तो मैं यहाँ पे रीजनल ही सिलेक्ट करूंगा। इनेबल ऑटोमेटिक बैकअप अप टू यू। जिस तरह हमारे पास S3 के अंदर डिफरेंट स्टोरेज क्लासेस होती हैं, स्टैंडर्ड होता है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस होता है, ग्लेशियर होता है, इसी तरह इलास्टिक फाइल सिस्टम के अंदर भी हमारे पास स्टोरेज क्लास होती है, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस एंड आर्काइव, जिन्होंने अभी न्यू ऐड किया है इसके अंदर। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, 30 days सिंस लास्ट एक्सेस। मैं जब भी कोई डाटा अपलोड करूंगा EFS के अंदर, तो बाय डिफॉल्ट किस स्टोरेज क्लास के अंदर जाएगा, स्टैंडर्ड के अंदर जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैं ये चीज डिफाइन कर रहा हूँ कि ऐसा डाटा जो स्टैंडर्ड के अंदर पड़ा हुआ है और उसको मैंने अगर रेगुलरली या कॉन्टिन्यूसली 30 डेज एक्सेस नहीं किया, तो उसकी आपने क्लास चेंज कर देनी डाटा की, उसको आपने इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में डाल देना डाटा को। ठीक है। तो यहाँ पे हम डिफरेंट टाइम पीरियड डिफाइन कर सकते हैं, 1 2
365 डेज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है। और अगर ऐसा डाटा जो इनफ्रीक्वेंट एक्सेस में पड़ा है और उसको भी 90 डेज हो गए हैं, एक्सेस नहीं हो रहा, तो उसको फिर आपने आर्काइव में अपलोड कर देना है, तो उसकी स्टोरेज क्लास चेंज कर देनी है आपने। इसका ये मतलब है। तो यहाँ पे एक लाइफ साइकिल पॉलिसी हम यूज कर रहे हैं जो मैस्टरी के अंदर यूज करते हैं। एंड ट्रांजिशन इनटू स्टैंडर्ड, यहाँ पे दोबारा बताया गया है आपको कि कब आपका डाटा दोबारा स्टैंडर्ड के अंदर, अगर डाटा इस स्टोरेज क्लास के अंदर पड़ा हुआ है या यहाँ पे पड़ा हुआ है, तो वो स्टैंडर्ड के अंदर कब आएगा। तो ऑन फर्स्ट एक्सेस, जब भी उसको एक्सेस करेंगे तो यहाँ पे अपलोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पे ये चूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे नॉन फिलहाल कर रहा हूँ। एंड परफॉर्मेंस सेटिंग, थ्रूपुट मोड क्या है होना चाहिए हमारे पास, वी हैव टू थ्रूपुट मोड्स। वन इज द इनहेंस्ड एंड द अदर इज बस्टिंग थ्रूपुट मोड। तो मैं यहाँ पे इनहेंस्ड यूज करूंगा। मतलब ये थ्रूपुट मोड होते हैं कि ये आपकी परफॉर्मेंस को आइडेंटिफाई करते हैं कि आपके फाइल सिस्टम की जो परफॉर्मेंस होगी वो किस तरह होनी चाहिए। इनहेंस्ड हो, अगर आप बस्टिंग यूज करेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास एक बेसिक टाइप ऑफ वर्कलोड होता है उसको हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं बस्टिंग के अंदर। बट अभी मैं इनहेंस्ड के साथ जाऊंगा। और इनहेंस्ड के अंदर जो आपके पास दो ऑप्शन है, वन इज द इलास्टिक एंड द अदर इज प्रोविएंट। इफ you select Proviant, then it will cost you, ओके। एंड ऑब्वियसली इफ इट विल कॉस्ट यू, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होगी, ये आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा। बट जो हमारे पास रिकमेंडेड वे है इलास्टिक, मैं इसी को यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा। एडिशनल सेटिंग के अंदर वी विल कीप इट डिफॉल्ट, क्लिक ऑन द नेक्स्ट। नाउ इन नेटवर्क सेक्शन यू हैव टू सिलेक्ट अ वीपीसी। सो एज यू, जब मैंने आपको जैसे पहले बताया कि हमारे पास दो वीपीसी हैं, एक डिफॉल्ट और लैब वीपीसी। बट मैं अपने जो EC2 बनाऊंगा, जो वर्चुअल मशीन बनाऊंगा, वो मैं लैब वीपीसी के अंदर बनाऊंगा। ठीक है। तो इसलिए मुझे यहाँ पे लैब वीपीसी ही सिलेक्ट करना है। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जिस वीपीसी के अंदर अपनी वर्चुअल मशीन बनाना चाह रहे हैं, आपने उसी के अंदर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है माउंट टारगेट्स। माउंट टारगेट्स का मतलब ये होता है कि अब आप ये बताएं कि आपके पास कौन कौन से यहाँ पे सर्वर्स हैं, मतलब आप किन को यहाँ माउंट करना चाहते हैं। तो ऑब्वियसली मैंने दो अवेलेबिलिटी जोन चूज कर रहा हूँ, एक ये वाला US East 1A एंड द US East 1F। तो मैं इसी को सिलेक्ट करूंगा, US East 1A एंड US East 1F। ठीक है। और यहाँ पे सबनेट आईडी मुझे ऑटोमेटिकली शो कर रहा है। अगर आपने कोई और सबनेट किसी थर्ड अवेलेबिलिटी जोन में बनाया है तो आप यहाँ पे ऐड माउंट टारगेट करके यहाँ पे वो सिलेक्ट कर सकते हैं। 1B सिलेक्ट कर सकते हैं, 1C सिलेक्ट कर सकते हैं, 1D। लेकिन इनके अंदर मेरा कोई भी सबनेट नहीं है फिलहाल, इसलिए वो मुझे यहाँ पे शो नहीं कर रहा। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। एंड द सेकंड वन इज सिक्योरिटी ग्रुप, just cross it and we will select our own security group, my EFS security group that we created earlier, my EFS security group। ठीक है। तो यहाँ से मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। IP एड्रेसेस अभी हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे, बट वो मैं आपको रीज़न बताऊंगा कि बाद में इसको कर सकते हैं जब हम माउंट करेंगे। नेक्स्ट पे क्लिक करें। एंड दिस इज ऑप्शनल फॉर यू, जस्ट टू इनहेंस द सिक्योरिटी ऑफ योर फाइल सिस्टम। अगर आप यहाँ पे कोई पॉलिसी लिखना चाहते हैं, कोई रिसोर्स बेस्ड पॉलिसी अपने फाइल सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं। इनफोर्स रीड ओनली एक्सेस बाय डिफॉल्ट, प्रिवेंट रूट एक्सेस बाय डिफॉल्ट, प्रिवेंट एनोनिमस एक्सेस टू योर ऑफ योर फाइल सिस्टम। तो आप यहाँ पे पॉलिसी लगा सकते हैं। बट आई विल गो विद डिफॉल्ट सेटिंग्स, क्लिक ऑन द नेक्स्ट, रिव्यू इट एंड क्लिक ऑन द क्रिएट फाइल सिस्टम। और आपका यहाँ पे देखें माई EFS के नाम से एक फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुका है। ठीक है। अब सेकंड हमें क्या करना है, अब हमें जाना है EC2 के ऊपर, और यहाँ पे हमें दो सर्वर क्रिएट करने हैं।
launch instance, and we have already discussed many times how to launch EC2 instances, so I don't think to explain there. EC2 1 आप कोई भी नेम दे सकते हैं, बट जो मैंने यूज की मैं उसी को यूज करूंगा यहाँ पे। डिफॉल्ट Amazon लिनक्स, AMI T2 माइक्रो, की पेयर नॉट रिकमेंडेड, इट्स ओके। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट, नेटवर्क सेटिंग, अगर हम नेटवर्क सेटिंग नहीं करेंगे तो आपका फाइल सिस्टम क्रिएट नहीं होगा। तो यहाँ पे देखें नेटवर्क सेटिंग के अंदर आपने लैब वीपीसी सेलेक्ट करना है, क्योंकि मैंने जो अपना फाइल सिस्टम बनाया हुआ है वो भी लैब वीपीसी के अंदर बनाया हुआ है। और यहाँ पे लैब सबनेट 1 ओके। ऑटो साइन आईपी इनेबल कर दें यहाँ पे। सिलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप, तो हम सेम सिक्योरिटी ग्रुप भी यहाँ पे चूज करेंगे जो हमने अपने ईएफएस के साथ क्रिएट किया था, माई ईएफएस सिक्योरिटी ग्रुप, ताकि हमें कोई भी यहाँ पे फिर डिफिकल्टीज ना हो। ओके। एंड दिस इज अ स्टोरेज ऑप्शन, 8 GB EBS रूट वॉल्यूम। बट यहाँ पे देखें फाइल सिस्टम, जीरो फाइल सिस्टम, हमारे पास अभी कोई भी फाइल सिस्टम अटैच नहीं है, तो मैं यहाँ पे एडिट पे क्लिक करूंगा एंड ऐड शेयर्ड फाइल स्टोरेज सिस्टम। इसको रिफ्रेश कर लें एक दफ़ा। यहाँ पे देखिए EFS या FSX, अगर तो आप विंडो यूज़ कर रहे हैं तो आप यहाँ पे FSX यूज़ करेंगे, अगर आप लिनक्स सर्वर बना रहे हैं तो आप यहाँ पे EFS यूज़ करेंगे। ऐड शेयर्ड फाइल सिस्टम, और यहाँ पे देखिए ऑटोमेटिकली हमारे पास आ चुका है माई EFS शेयर्ड फाइल सिस्टम। माउंटिंग पॉइंट भी आ चुका है हमारे पास, MNT EFS FS1, हमारे पास एक माउंटिंग पॉइंट है। आप ये पॉइंट चेंज भी कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि आप इसको माउंट कर दो MNT EFS के अंदर ही माउंट कर दो इसको, ठीक है। या आप यहाँ पे कर सकते हैं कि रूट डायरेक्टरी के अंदर, जो मेरा EC2 है उसके रूट डायरेक्टरी के अंदर एक होम फोल्डर बना होगा, उसके अंदर EC2-यूजर बना होगा, वहाँ पे इसको माउंट कर दो। ठीक है, तो आप डिफरेंट चीज़ें कर सकते हैं, तो मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट कर रहा हूँ। आप डिफॉल्ट भी ले सकते हैं, इट्स अप टू यू। माउंट पॉइंट आप चेंज कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली क्रिएट एंड अटैच सिक्योरिटी ग्रुप, ओके। आप ये भी चूज कर सकते हैं, बट क्योंकि हमने उसको बनाया हुआ है तो आप इसको अनसेट भी कर सकते हैं। ऑटोमेटिकली माउंट शेयर्ड फाइल सिस्टम बाय अटैचिंग रिक्वायर्ड यूजर, इसको आपने बिल्कुल टिक करना है, इसको आपने अनटिक नहीं करना, क्योंकि जब आप इसको टिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो अटैच कर देगा आपके सिस्टम के साथ। ठीक है। एंड ऑटोमेटिकली क्रिएट भी कर सकते हैं आप इसको, इट्स अप टू यू, आप ये भी कर सकते हैं। एंड लॉन्च इंस्टेंस, लॉन्च इंस्टेंस पे क्लिक करें। अगर आपने सिक्योरिटी ग्रुप नहीं बनाया है तो आप उसको अनटिक कर सकते हैं, बट मैंने उसको टिक कर दिया, इट्स अप टू यू। So according to diagram, we have create an EC2 instance with the name of EC2-1 in US East 1A availability zone in lab subnet 1. Now we will create EC2-2 in the other availability zone US East 1F. Okay. Now again click on launch instance. EC2-2. I will go with default settings. Lab VPC. Now I will not select lab subnet 1. Instead, I will select lab subnet 2. Okay. ऑटो साइन इनेबल कर दें यहाँ से। एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप भी चूज करेंगे, सेम जो हम पहले से यूज कर रहे हैं, माई EFS सिक्योरिटी ग्रुप। ओके। एंड अगेन एडिट फाइल सिस्टम एंड अटैच अ शेयर्ड फाइल सिस्टम, this one. Okay. Now you can change mounting point, that is in our case home EC2 user. You can leave it default, it's up to you, and click on launch instance.
नाउ वी विल SSH इनटू बोथ इंस्टेंस और चेक करेंगे कि क्या हमारा फाइल सिस्टम क्रिएट हो चुका है या नहीं हुआ अभी तक। व्यू फाइल सिस्टम, you can check here configurations, monitoring, read write operations. You can monitor it here. File system policy, access points, network, and all that. Now, first I will connect it. You can as such your instance using third-party application like Putty, etc. But I will use Connect. Okay, don't worry, try again. Sometime it takes time to launch. So we will wait 2 minutes and I will pause my video. I am unable to access my EC2 instance. The reason is that if I go to its security group, you can see here that only two ports are enabled, port 80 and port 2049. Okay. Now I will edit its security group and enable port 22. So click on here, my EFS security group. एक्शन एडिट इन बाउंड रूल्स। आई थिंक जब हमने क्रिएट किया था तो हम पोर्ट 22 इनेबल करना भूल गए थे। ठीक है, तो इसलिए SSH anywhere IPv4 and save rules has been updated. No, सिक्योरिटी के अंदर अब देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास पोर्ट 22 भी आ चुकी है। एंड सेम इफ आई गो टू EC2 सिक्योरिटी ग्रुप, पोर्ट 22, okay, because we have the same security group for both EC2 instances. Connect. Now I will SSH to my other EC2 instance. First of all, check your present working directory, PWD, home EC2 यूजर। इट इज़ द सेम, ये वही लोकेशन है जब हमने लाइक ये हमारी माउंटिंग पॉइंट लोकेशन है। ठीक है, जब हम फाइल सिस्टम क्रिएट कर रहे थे, EC2 क्रिएट कर रहे थे, तो वहाँ पे हमने ये लोकेशन चेंज की थी। ठीक है, अदरवाइज हमारे जो डिफॉल्ट लोकेशन थी वो हमें MNT EFS करके शो कर रहा था। ठीक है, बट हमने इसको माउंट कर दिया। इसी तरह आप यहाँ भी चेक कर लें, इसकी प्रेजेंट वर्किंग डायरेक्टरी क्या है, होम EC2 यूजर। अब हम करते क्या है, यहाँ पे मैं, अब हमारा सारा काम हो चुका है, हमारे दो EC2 बन चुके हैं और उनके साथ ये अटैच भी हो चुका है हमारा इलास्टिक फाइल सिस्टम। अब इसको चेक करना है किस तरह अटैच हुआ कि नहीं हुआ। तो
करना है क्या आपने यहाँ पे? आप कोई फाइल बना लेता हूँ मैं यहाँ पे। टच फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3। ओके, सॉरी, मिस्टेक इन स्पेलिंग। टच फाइल 1, फाइल 2 एंड फाइल 3। परमिशन डिनाइड। ओके, sudo touch file 1, file 2, file 3. Three files has been created. File 1, file 2, file 3. Now we will check here other files have been created or not. ls three files have also created. क्यों? क्योंकि जब हमने ये देखें EC2 के अंदर जाके मैंने यहाँ पे इसकी एक लोकेशन थी किस नाम से, होम EC2 यूजर के नाम से लोकेशन थी ना इसकी यहाँ पे, होम EC2 यूजर। ठीक है, तो इसको मैंने क्या कहा, इसको मैंने माउंट कर दिया यहाँ पे सेम लोकेशन के ऊपर, EC2, सॉरी, होम EC2 - यूजर। ओके, इसका मतलब ये है कि मेरी माउंटिंग लोकेशंस हैं। मैं जो भी डाटा यहाँ पे बनाऊंगा इस डायरेक्टरी के अंदर, ठीक है, वो यहाँ पे सेव हो जाएगा, तो वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेव होगा, वो आपको यहाँ भी नजर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम एक नेटवर्क अटैच स्टोरेज, एक इलास्टिक फाइल सिस्टम यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं दोनों के साथ। ठीक है, तो मैं जो भी यहाँ पे बनाऊंगा मुझे यहाँ भी नजर आएगा। बट अगर मैं आपको दिखा देता हूँ कि अगर मैं डायरेक्टरी चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे, लाइक अगर मैं एक डायरेक्टरी पीछे जाता हूँ होम के अंदर, PWD करता हूँ, पर यहाँ पे मैं कोई फाइल बनाता हूँ, लाइक मैं यहाँ पे बनाता हूँ sudo touch फाइल x। ठीक है, तो क्या यहाँ पे बनेगी? पहले ls करें तो यहाँ पे पुरानी वाली फाइल्स है, एक डायरेक्टरी पीछे जाए, ls करें तो यहाँ पे देखें यहाँ नहीं बनी फाइल मेरी। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्टरी माउंट ही नहीं है। तो आप जब भी फाइल सिस्टम क्रिएट करते हैं तो आपने एक उसकी एक माउंटिंग पॉइंट डिफाइन करना होता है। ठीक है, कि मेरी जो सर्वर होगा उसकी किस डायरेक्टरी के अंदर मैं उसको माउंट करूंगा चीज़ों को। तो आपने एक माउंटिंग पॉइंट बनाना होता है जो आप उसके साथ यूज करते हैं। आई होप आपको समझ आ चुकी होगी। अगर कहीं भी डिफिकल्टी आपको आ रही है, सिक्योरिटी ग्रुप के अंदर कहीं भी मसला आ रहा है, तो वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। अदरवाइज आप मुझे कमेंट जरूर किया करें वीडियो के नीचे कि आपको ये चीज़ क्लियर है या नहीं क्लियर। और आज के बाद आपने मुझे ये भी बताना है कमेंट्स के अंदर कि मैं नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर बनाऊं। ठीक है, तो मैं अब कोशिश करूंगा टाइम निकाल के मैं मजीद AWS के ऊपर, GCP के ऊपर वीडियोस बनाऊं। कभी हमारी कुबरनेटिस सीरीज भी रहती है, तो इंशाल्लाह उसको भी हम स्टार्ट करेंगे आने वाले दिनों के अंदर। मैं थोड़ा बिजी था इसलिए मैं उसको थोड़ा डिले हो गया। तो लेकिन इट्स अप टू यू कि आप क्या पढ़ना चाहते हैं। तो आपने मुझे एक स्पेसिफिक टॉपिक बताना है कि हमें इसके ऊपर वीडियो चाहिए, किसी कोर्स के ऊपर वीडियो चाहिए, लेकिन कमेंट में आपने मुझे जरूर बताना है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।